सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम समझेंगे बेसिकली कि जो क्वांटम सिस्टम होता है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सिस्टम की। ठीक है, ये सारों को मिलाकर हम बेसिकली कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब अगर किसी को सिर्फ पोस्टुलेट्स से मतलब है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको ज़्यादा डिटेल में, आपको पता है, तो अभी 2 लेक्चर है, ये वाला लेक्चर और इसका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर के बिल्कुल एंड में चले जाना, 3-4 पोस्टुलेट्स है, उसको मैं एक साथ लिख दूंगा। और अगर आपको समझना है एक एक पॉइंट तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी क्वांटम सिस्टम है, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हमारे पास क्वांटम सिस्टम है। अब इसकी स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, ऐसे करके मान लो साई n तक स्टेट्स है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो ये कहता है कि स्टेट है कोई भी क्वांटम सिस्टम की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब ये जो साई लिख रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन एटम का है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन से, मतलब A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3 और प्लस ऐसे करके AN साई n, जितनी भी n स्टेट्स है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर साई आइज है वो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है स्टेट्स। ठीक है, इसको अगर ढंग से कहूँ तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, लीनियर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट स्टेट्स को आप और क्या कहते हो? आप इनको कहते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। इससे पहले एक और चीज़ देख लो कि ये जो ए आईज है ये क्या है? ये जो ए आईज है ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हमें क्या बताते हैं? इनके पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन? ये जो स्टेट्स है, जैसे साई 1 है, इसका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट A1, तो ये बताएगा कि इस स्टेट में रहने की किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसी तरह जो A2 है वो बताएगा कि साई 2 स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बेसिकली ये वो कांस्टेंट है जिनके पास उन स्टेट्स की क्या है? प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो इतना ही था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, अब हमने बात की है लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब आपको ये पता होगा। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट समझते हैं। ठीक है, कोई भी मान लो एक स्टेट है जिसको हमने लिखा, अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ कि मान लो इफ़ A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस AN साई n ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहाँ पर साई आइज क्या है? ये हमारे वेरिएबल्स है। ठीक है, साई आई क्या है? वेरिएबल है, और ए आई क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब ये इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशन हो ना, वो सॉल्यूशन क्या हो? वो हो कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू AN, सारे के सारे क्या हो? 0 हो। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन इसके कांस्टेंट में ना मिले। इसका मतलब सारी की सारी स्टेट्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि उन स्टेट्स में हमें कॉमन रिलेशन नहीं निकाल पा रहे। अगर उन स्टेट्स में एक कॉमन रिलेशन होता तो इनमें से कोई ना कोई ए आई एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता और सारे के सारे 0 नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स 0 आ गए, इसका मतलब ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब लीनियरली डिपेंडेंट हो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए आईज, वन ऑफ ए आई इज नॉन जीरो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ए आई नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो ऐसी स्टेट्स है, कम से कम दो, अगर एक सिंगल भी ए आई जीरो आ गया, इसका मतलब कम से कम ऐसी दो स्टेट्स है जो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड कर पा रही है। ठीक है, अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा ये सिस्टम। तो अब देखो, अब हम फिजिक्स के तौर पर इसका मतलब समझते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इसको क्यों कहा हमने। तो इसके लिए आपको देखो, हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसको आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? आई कैप, जे कैप, के कैप। हम क्या कहते हैं? ये 3 डायमेंशनल लीनियरली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ठीक है,
अब ऑर्थोनॉर्मल में सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर नॉर्मल होने का मतलब क्या है। ठीक है, अब नॉर्मल होने का मतलब है कि जो साई आई स्टार साई आई है, मतलब अगर जो सेम साई आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। जैसे साई वन की वैल्यू 1, साई टू की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप, इसी तरह के कैप डॉट के कैप। मतलब एक स्टेट का अगर खुद के साथ हम प्रोडक्ट करें, सॉरी 1 आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल क्या होता है यहाँ पर, ऑर्थोगोनल होता है कि अगर हम दो अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है, अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है और अलग अलग स्टेट्स को हम मल्टीप्लाई करें, साई आई स्टार साई जे ये करें, तो ये क्या आना चाहिए, 0। जैसे हम देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, आई कैप डॉट के कैप, इसी तरह जे कैप डॉट के कैप, ये क्या होता है हमारे पास, 0। मतलब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, उनमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा, मतलब वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल स्टेट्स है। ऑर्थोगोनल स्टेट्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। इसी तरह ये सिस्टम इसमें होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी, और ये हमारी ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। ठीक है, ये होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये स्टेट आ गई, ठीक है, ये साई ऑफ हाइड्रोजन सिस्टम की स्टेट आ गई। ठीक है, और उसके हमें पता लग गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी उसको लगा के देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लो, आराम से पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो, अब हमने क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या थी हमारी, कि जो साई एच स्टार साई एच, ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास ये A1 स्टार A1 और साई 1 स्टार साई 1 प्लस A2 स्टार A2 और मल्टीप्लाई बाय साई 2 स्टार साई 2, और इसी तरह प्लस प्लस करते हम AN स्टार AN साई N स्टार साई N इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, 1। अब देखो यहाँ पर हमने जब ये मल्टीप्लाई किया तो साई वन का क्या होता है हमारे पास, अभी अभी हमने देखा है कि ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। तो साई वन क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह हमारा जो साई टू है वो भी क्या हो जाएगा, 1। साई एन क्या हो जाएगा, 1। अब जो बाकी मल्टीपल्स थे, जैसे कि अगर हमने साई 1 को साई 2 साई 3 साई 4 इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो टर्म्स क्या बन रही थी, 0। इसलिए हमने क्या किया, वो टर्म्स यहाँ पर नहीं लिखी। तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को चेक करते हैं कि इसके जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट या कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स थे, उनका जो स्क्वायर का सम है वो क्या आना चाहिए, 1। तो वो किसी भी सिस्टम की क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। अब इसमें ना एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन देखो, आपके तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम एज एन एग्जांपल उसको करते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले अगर हम 1 डायमेंशन में देखें, ठीक है, तो 1 डायमेंशन में हम क्या कहते हैं कि जो साई स्टार साई है डॉट डी एक्स, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, 1 या कोई भी कॉन्स्टेंट या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी होती है, ये हमें पता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस होता है वो। इसका मतलब हमारी ये जो टर्म है ये क्या है, डायमेंशनलेस टर्म है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि डायमेंशन ऑफ ये साई स्क्वायर, ठीक है, हमने कहा था कि साई की तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो आपसे कोई डायमेंशन पूछ ले तो वो क्या आएगा, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता है, ये डॉट डी एक्स, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये अगर ये ले जाए तो इज इक्वल टू 1/L। ठीक है, लेंथ डायमेंशन होगी इसकी, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, L इनवर्स। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या आ गई, साई स्क्वायर की L इनवर्स।
अब इसी तरह अगर कोई साई की डायमेंशन पूछ ले वन डायमेंशन के लिए, ठीक है, जो एक्चुअली बेतुका क्वेश्चन है लेकिन कुछ भी दे सकता है, ठीक है, एग्जाम वाला, तो वो क्या होगी, एल की पावर -1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वन डायमेंशन में इनकी ये हमारे पास डायमेंशन पता लग गई साई स्क्वायर की। इसी तरह अगर ये 3D होता, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता है कि जो साई स्टार साई डॉट हमारे पास क्या है, DR। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी ये प्रोबेबिलिटी होती है जितनी भी आएगी। इसका मतलब क्या है हमारा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू DR, मतलब L3। DR मतलब इसमें DX भी आ गया, DY भी आ गया, DZ भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो साई स्क्वायर इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, L की पावर -3। ये क्या होगी इसकी डायमेंशन। अब यहीं पर कोई 3 डायमेंशन में साई की आपसे डायमेंशन पूछ ले तो वो होगी L की पावर -3/2। ठीक है, वैसे साई की डायमेंशन का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन किसी भी तरह का बना सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिराक नोटेशन। ठीक है, डिराक नोटेशन को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स नोटेशन भी कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है उसमें कोई भी क्वांटम सिस्टम है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। क्या, एक स्टैंडर्ड नोटेशन। अब कोई भी क्वांटम सिस्टम है उसको हम इसी नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। अब इस स्टैंडर्ड नोटेशन में खास बात क्या होती है कि अब हम कोई भी जो वेव फंक्शन लिखते हैं साई, ठीक है, अब वो एज ए वेव फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए वेक्टर। ठीक है, डिराक नोटेशन में किसी भी वेव फंक्शन को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये साई ऑफ आर है, ठीक है, अब इस साई ऑफ आर को मैं अगर वेक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा साई ऐसे। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये कैट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब ये वेक्टर कहाँ होता है, ठीक है, कैट वेक्टर हम डिटेल में समझेंगे, एक बार ये सुनो। तो कौन सा ऐसा स्पेस है जहां पर ये जो वेव फंक्शन है ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है, उस स्पेस को हम कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर कोई भी हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा, एज वेक्टर की तरह। अब हिल्बर्ट स्पेस में एक खास बात होती है। अब हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है कि कोई भी कैट वेक्टर है ना, उसके साथ एक डुअल वेक्टर एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसका भाई मान लो। अब वो जो कैसे एसोसिएटेड होता है, मैथमेटिकली वो उसका एडजॉइंट होता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रा वेक्टर। ठीक है, हर कैट वेक्टर के साथ एक डुअल वेक्टर एसोसिएटेड होएगा जिसको हम ब्रा वेक्टर कहते हैं, और इस नोटेशन को हम कहते हैं ब्राकेट नोटेशन। ठीक है, कोई ब्रैकेट बनाता हूँ, ये मान लो कोई एक ब्रैकेट है, ठीक है, BRAKET। ठीक है, अब मान लो मैंने ये साइड रिप्रेजेंट ले ली इसकी, ये साइड, यहाँ पर साई लिख दिया, तो ये क्या हो गया, कैट वेक्टर जो हमने अभी अभी लिखा था। अब इसका अगर डुअल वेक्टर लिखना होगा तो वो कैसे है, ये यहाँ पर साई लगा दिया, तो अब इसकी ये वाली साइड देखो, ये क्या होगी, इसकी ब्रा साइड होगी। ठीक है, तो एक ब्रैकेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट को ब्रा कहते हैं, दूसरे पार्ट को कैट कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रैकेट नोटेशन हो गया। तो अब मैथमेटिकली ये कैसे एसोसिएटेड होते हैं कि ये मान लो मैंने एक ब्रा वेक्टर लिख दिया और ये एक कैट वेक्टर लिख दिया। अब मैथमेटिकली इनमें रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि जो ब्रा वेक्टर होता है वो इसका एडजॉइंट होता है कैट वेक्टर का। ठीक है, ये जो डैगर या फिर एडजॉइंट ये मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, मैट्रिसेस में पढ़ते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, मैट्रिसेस होंगे वहाँ पर। सेकंड लेक्चर में मैंने ये एडजॉइंट को काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है, लेकिन अगर आसान तरीके से यहाँ पर समझना है तो होता क्या है कि अभी जो वेक्टर है ना, वेक्टर, इसको हम मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कैट वेक्टर क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। और कॉन्जुगेट का मतलब तो आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जो स्टार लगा देते हैं। ए कोई भी है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाना है, यहाँ पर स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या है, आयोटा को माइनस आयोटा में। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रो को इंटरचेंज करना कॉलम के साथ,
और कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, आयोटा को कन्वर्ट करना माइनस आयोटा में। अगर एक दो काम कर दो आप किसी भी कैट वेक्टर में तो वो ब्रा वेक्टर बन जाएगा, और यही दो काम आप किसी ब्रा वेक्टर में कर दो तो वो कैट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसको अब आप नोट कर लो, फिर हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। तो देखो, अब सबसे पहले कैट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैट वेक्टर। ठीक है, अब जो कैट वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम वेक्टर से, कॉलम वेक्टर से। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई भी एक स्टेट थी साई, उसको हमने लिखना था a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 प्लस a3 साई 3। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब कैट वेक्टर हमें पता है कॉलम वेक्टर है, तो इसको हम कैट वेक्टर में कैसे लिखेंगे, अब इस साई को हम लिखेंगे ये a1 a2 a3 ऐसे। अब ये बनता कैसे ऐसे, ये चीज़ देखो। ठीक है, तो अब ये साई देखो, अब आपको मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पता है कि मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ, ये a1 0 0 प्लस 0 a2 0 प्लस 0 0 a3। ठीक है, ये जो कॉलम वेक्टर था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1 a2 a3 को अलग कर दिया, इनको सम करेंगे तो वही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लिया, a1 कॉमन ले लिया और ये आ गया 1 0 0। यहाँ से क्या ले लिया, a2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 0 1 0। और यहाँ से क्या कर लिया, ये a3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया 0 0 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 1 0 0 है, ठीक है, अगर इसको हमें एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो ये ए एक्स बी वाई सी जेड है, तो 1 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। ठीक है, ये होता है ना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड समझ लो, या फिर आप आई कैप जे कैप के कैप समझ लो। ठीक है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस है। ठीक है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस थी, आई कैप जे कैप के कैप या एक्स वाई जेड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आई कैप एग्जिस्ट करेगा, आई कैप में 1 है, बाकी दोनों में 0 है। ठीक है, तो ये या तो आई कैप लगा दो, और ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ जे कैप एग्जिस्ट करेगा, तो जे कैप लगा दो, और ये क्या कह रहा है यहाँ पर सिर्फ के कैप एग्जिस्ट करेगा, तो ये के कैप लगा दो। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेकिन जब क्वांटम सिस्टम की बात करते हैं तो वो स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साई 1 से, इसको साई 2 से, इसको साई 3 से। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये जो कॉलम वेक्टर था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारी उसी स्टेट में जिसमें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलम वेक्टर का बेसिकली काम होता है। अब हमें यही काम क्या करना है, ब्रा वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो ब्रा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप देखो, ये तो कैट वेक्टर का हो गया। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लो पॉज करके, फिर ब्रा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख लेना। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख देता हूं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रा वेक्टर। अब ब्रा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये जो कैट वेक्टर है इसका सबसे पहले क्या करो, ट्रांसपोज करो और फिर कॉन्जुगेट कर दो। तो ये अगर कॉलम वेक्टर था तो ब्रा वेक्टर क्या होगा, एक रो वेक्टर होएगा। ठीक है, तो वो क्या होएगा, एक रो वेक्टर होएगा, a1 a2 a3। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और कॉन्जुगेट भी करना है तो a1 स्टार a2 स्टार a3 स्टार। ठीक है, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों किया। तो बात क्या है कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या कहते हैं उसको, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक ब्रा वेक्टर को दूसरे कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। इसको पहले हम किस चीज तरीके से पढ़ते थे, डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, और हमने जब सिंपल ये वाली रिप्रेजेंटेशन की थी साई वाली, तो वहां पर हमने इसको क्या कहा था, वहां पर हमने इसको कहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो वो यही है, इसको साई साई कर दो, या फिर इसको साई डॉट साई कह दो, या फिर इसको साई स्टार साई कह दो, जो बना था हमारा ये साई स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही है। यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, इनर प्रोडक्ट कह रहे हैं। अब जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, वो दिखेगा हमें कुछ A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार, और ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, A1 A2 A3 से। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये A1 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो A1 स्क्वायर, A1 स्टार A1, उसको A1 स्क्वायर लिख दिया, फिर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वही इनर प्रोडक्ट वाली, या फिर कह दे डॉट प्रोडक्ट, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नॉर्मलाइजेशन, कोई कंडीशन कह दो, वो कंडीशन हमारी बन गई। अब ऐसा ज़रूरी क्यों था कि हमने कैट वेक्टर को कॉलम से रिप्रेजेंट किया, ब्रा वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया। तो देखो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, 1x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, 3x1 का मैट्रिक्स है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स तो खत्म हो जाएगा, एट द एंड रिजल्ट क्या बचेगा, 1x1। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट बचेगा, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और यही हमारी कंडीशन थी कि जो क्वांटम स्टेट होती है वो हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं कुछ उसका, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, रियल कांस्टेंट। तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल कांस्टेंट। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, अगर ये पहले ये लिख देते, कॉलम पहले लिख देते और ये रो बाद में लिख देते, तो हमारे पास क्या बनता, हमारे पास एक 3x3 का। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स बन जाता। अब आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, एट द एंड हमें चाहिए तो वैल्यू ही ना, इसलिए हम इस ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करते हैं और इसी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं कि लेफ्ट साइड को ब्रा कहेंगे और राइट साइड को कैट कहेंगे, मतलब इसको कॉलम को कैट कहेंगे और रो को ब्रा कहेंगे। उसके बाद बात आती है कॉन्जुगेट की। ठीक है, ये तो ट्रांसपोज की बात होगी कि हम ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं। अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो वो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में देख ही ली थी कि एआईज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर उसका हम कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगी, रियल वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर लो नोट, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो हमने स्टेट लिखी है, अगर इसको हमें यही वाली स्टेट को, एक सेकंड एक और चीज़ देख लो, यही वाली अगर स्टेट को हमें प्रॉपर कैट वेक्टर नोटेशन में करना पड़ेगा तो ये जो साई1 है, अब इसको ये नहीं लिखेंगे, अब साई1 को ये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब इसको डिराक की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो एक ये अपडेट और कर लेना। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद आपको एक और चीज़ पता ही है कि ये जो साई आइज है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि साई1 को अगर साई1 से मल्टीप्लाई करो, साई2 को अगर साई2 से मल्टीप्लाई करो, और साई3 को अगर साई3 इस तरह से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 1। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन थी, नॉर्मल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, साई1 को अगर साई2 से कर दो, साई1 को अगर साई3 से कर दो, या फिर साई2 को साई3 से कर दो, तो ये क्या आएगा, 0। ये कौन सी कंडीशन थी, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिराक नोटेशन में हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस आ गई। तो अब प्रैक्टिस के लिए देखो थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। तो अब बात ये है, मेरे को किसी ने क्या है कि 2 दे दिए, ये A1 साई1 ये एक स्टेट थी, एंड ये कोई B साई2 एक स्टेट थी। ठीक है, मान लो ऐसे दे दिया और कहा कि इनका इनर प्रोडक्ट करो। इनर प्रोडक्ट क्यों करते हैं हम, बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालने के लिए। तो आपको पता है कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक को ब्रा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों किस में, कैट फॉर्म में है, ये भी कैट फॉर्म में है, ये भी कैट फॉर्म में है। हमें पता है हम कभी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्राकेट इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इनर प्रोडक्ट का यही रूल होता है। तो मान लो मैं इसको ब्रा में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको ब्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ये एडजॉइंट लेना पड़ेगा। अब वो एडजॉइंट कैसा होगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ साई2B ऐसे।
ठीक है। अभी जब तक बी इस ब्रैकेट के अंदर है तब तक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी वो स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर इस बी को बाहर निकालूंगा यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे बी स्टार। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है। अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ बी स्टार साइड 2 और ये क्या है ए साई 1। अब ए तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, यहाँ पर ए आ गया, तो ये क्या बन गया साई 2 साई 1। ठीक है। साई 2 साई 1 क्या हो गया हमारे पास, कुछ भी, मतलब अभी हमें आइडिया नहीं है साई 2 साई 1 क्या हो जाएगा, बस एक एग्जांपल लिया है कि इस तरह हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए दोनों तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हुए तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो इससे एक देखो एक प्रॉपर्टी हमें पता लगी। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो मैंने कैट फॉर्म में ये कोई वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसे ए बाहर निकालूं तो ए सीधा का सीधा ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ब्रा फॉर्म में कोई वेक्टर लगा हुआ है, अब उसमें से मैं ए बाहर निकालूं तो ए डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, ये ए स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। अब एग्जांपल देख लो, मान लो हमने कोई साई है, उसको मल्टीप्लाई करना है कुछ a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 के साथ। ठीक है, ऐसे। तो अब देखो, अब ये जो a1 और a2 है ये कहाँ पर है, कैट साइड में है। कैट साइड में तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर मान लो 1 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 2 मैंने लगा दिया कुछ a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 ऐसे लगा दिया, और ये लगा दिया मैंने साई के साथ। ठीक है। अब इसको एक बार कोई पॉज करके सॉल्व करना चाहता है तो वो सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा a साई 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा b साई 2। ठीक है। इस ऑर्डर में ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये साई 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये साई 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर इस तरह से दिया हो हमें, तो अब देखो ये a1 और a2 कहाँ पर है, ब्रा वाली साइड है। इसका मतलब जब ये बाहर आएंगे तो क्या आएगा, ये a1 स्टार कॉन्जुगेट की तरह बाहर आएंगे। ठीक है। और ये क्या बन गया साई 1 साई प्लस ये a2 स्टार, और ये क्या बन गया साई 2 साई। ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बस। इसको आप नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल, होमवर्क के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ ना आपको एक अच्छा सा। ठीक है। उसको सॉल्व करना, एक होमवर्क दे देता हूँ, आंसर भी बता दूंगा यहाँ पर। तो मान लो हमें कुछ एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, उसकी वैल्यू है कुछ आयोटा फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है। ये भी एक स्टेट है। ठीक है। स्टेट को साई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल लगा लो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे साई से ही रिप्रेजेंट करें। ठीक है। ये क्वांटम सिस्टम है, और इस क्वांटम सिस्टम में एक स्टेट ये है फाई 1, एक स्टेट ये है फाई 2। ठीक है। यहाँ पर इसके कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। दूसरी हमारे क्या है चाय, इसकी वैल्यू है हमारे पास कुछ फाई 1 प्लस 2 आयोटा फाई 2। ठीक है। तो अब हम, मेरे को आप निकाल दो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके मतलब ब्रा वेक्टर की। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो चाय है इसका ब्रा वेक्टर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि साए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका चाय इसकी वैल्यू क्या होगी। पांचवा क्वेश्चन है आपका साए इसकी वैल्यू क्या होगी, और छठा क्वेश्चन है आपका इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब ये तो देखो आप आराम से कर लोगे, इसको बस
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा कुछ 2। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 5 सॉल्व करके, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, और इसका भी आंसर ऑब्वियसली माइनस आयोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो फिर आगे चलना। ठीक है, अभी अभी सॉल्व कर लो, 1 मिनट का काम है ये। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वैसे ऑब्वियस ही है कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी साई स्टार स्टाई होल स्पेस, वो क्या होनी चाहिए 1। तो जब हम ये इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो और पहले से ये चीज़ ऑब्वियस है कि जब भी हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये फॉर ऑल स्पेस के लिए होता है। ठीक है, फॉर ऑल स्पेस, तो वो ये जो साई साई इनर प्रोडक्ट है ये भी क्या होना चाहिए 1। अब अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करना हो तो मान लो हमारे पास कोई एक क्वांटम सिस्टम था साई A1 साई 1 A2 साई 2 AN साई n। ठीक है, ऐसे करके अब हमने क्या किया, इसका इनर प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या आएगा A1 स्क्वायर साई 1 साई 1। ठीक है, A2 स्क्वायर साई 2 साई 2 प्लस AN स्क्वायर साई n साई n। अब हमें पता है कि जो ये साई 1 साई 2 साई 3 ये ऑर्थोनॉर्मल है, तो साई 1 का जो प्रोडक्ट साई 2 के साथ साई 3 साई n के साथ वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा, ये साई 1 साई 1 साई 2 साई 2 साई n वाला, और इनकी वैल्यूज़ क्या होती है 1। तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है उस सिस्टम की उसकी वैल्यू आ जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और ये मस्ट कंडीशन है कि इसकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है हमारे पास AI, उनका जो स्क्वायर है उन सारों के स्क्वायर का सम, मतलब समेशन ऑफ AI स्क्वायर, वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटम सिस्टम। ये क्या होनी चाहिए 1, अगर 1 नहीं होती है। ठीक है, तो नोट डाल के लिखो, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसको आपने नॉर्मलाइज किया, ठीक है, समेशन ऑफ AI स्क्वायर निकाला, और वो क्या है समेशन ऑफ AI स्क्वायर, वो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो तब आप क्या करोगे वहां पर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में किया था। आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई n मान लोगे। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। ठीक है, तो अब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाओगे तो n की वैल्यू आ गई, बाद में n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नॉर्मलाइज करोगे उस सिस्टम को, NORMALI, नॉर्मलाइज द सिस्टम, नॉर्मलाइज द सिस्टम। ठीक है, ये नॉर्मलाइज करना हमने पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक सिस्टम दे देगा, तो सबसे पहले आपको ये सिस्टम चेक करना है कि वो सिस्टम पूरा है क्या। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम है क्या, उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है। कोई भी आपको स्टेट दे तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन चेक करोगे आप। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास ये सिस्टम था साई, ठीक है, यही वाला जो अभी अभी लिखा है। ठीक है, जिसमें A1 साई 1 A2 साई 2 A3 साई 3 है। अब मैंने कह दिया ये जो साई है इसमें n स्टेट्स है। ठीक है, इसमें क्या है n स्टेट्स। अब मैंने कह दिया कि मेरे को प्रोबेबिलिटी जाननी है थर्ड स्टेट की। ठीक है, थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो आप क्या करोगे, आप इसके साथ साई 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा A3 साई 3 साई 3। ठीक है, आपने यहाँ पर टेक्निकली किया क्या है, देखो यहाँ पर आपने ऐसे साई 3 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, तो अब साई 3 साई 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 2 के साथ, और ऐसे करके n के साथ। अब हमें पता है ये सारे क्या है ऑर्थोनॉर्मल है, तो जो ये साई 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई ये भी जीरो, साई 2 के साथ भी जीरो, साई n के साथ भी जीरो, बचेगा क्या सिर्फ साई 3 के साथ। साई 3 क्या हो जाएगा ये वाला, ये साई 3 क्या हो जाएगा 1, इसके अलावा सब कुछ क्या बचेगा 0। अब ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा A3। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या A3 हमें प्रोबेबिलिटी बताता है,
तो आप कहोगे कि A3 है, एक कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी की, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तो प्रोबेबिलिटी किससे आएगी, इस चीज़ का मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर, तो इस चीज़ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर मतलब A3 स्टार A3, अब ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देगा, ठीक है। तो एक तरह से ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि किसी भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो स्टेट को ऐसे करके मल्टीप्लाई में लगा दो, ठीक है, उस स्टेट के साथ जैसे थर्ड की जाननी है, इसी फर्स्ट की जाननी थी तो साई 1 मल्टीप्लाई कर देते, सेकंड की तो साई 2, थर्ड की साई 3, कोई भी nth की जाननी थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ nth स्टेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ nth स्टेट, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। आपने कुछ नहीं करना, ऐसे साई n को किससे प्रोडक्ट करना है, साई के साथ, और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ nth स्टेट आ गई। ये क्या आ गया आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से पहले यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी अभी मैंने कहा था कि ये जो सिस्टम है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1। अगर प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है हमारा बेसिकली कि हमने क्या है, इसको ये यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो इसकी 2, 5, 7, आधा, 3/4, 0.1 कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, तो वो हमने इसके साथ में ऐसे रख दी। ये क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट आपके पास चलता आएगा। देखो जैसे अभी n इंटू समेशन ऑफ AI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, देखो ठीक है। अगर AI स्क्वायर का समेशन 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन समेशन ऑफ AI स्क्वायर, ठीक है। अब ये n कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर n लगेगा, तो n क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में चलता आएगा, यहाँ पर भी n लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी n लगा होगा, तो ये n की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन समेशन ऑफ AI स्क्वायर। समेशन ऑफ AI स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, साई साई का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये जो n है इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन समेशन ऑफ AI स्क्वायर, और ये क्या है, ये साई साई का इनर प्रोडक्ट, इसका इनर प्रोडक्ट करके ही तो समेशन ऑफ AI स्क्वायर आता है, तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर लगी होगी, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होगा तो हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी लगी होगी, तो वो यहाँ पर भी लगी होगी। अब इस n की वैल्यू है क्या ये, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं ऐसे करके, तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, ये जो साई साई है इसकी वैल्यू 1 है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हटा देंगे। और अगर 1 नहीं है तो हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिख दो इफ नॉर्मलाइज्ड। लेकिन आपके क्या होता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं होता, आपको पहले चेक करना होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो, इसने कहा है हमारे पास कोई स्टेट दे दी साई, उसकी वैल्यू क्या है, ये 1/√3 लिखा हुआ है, 1/√3 φ1 प्लस 2/3 φ2 प्लस √2/3 φ3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चेक नॉर्मलाइजेशन, कि चेक करना है कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ φ1 φ2 और φ3, इन 3 स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो आंसर, नॉर्मलाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, साई साई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, φ1 प्लस क्या आ जाएगा, ये 4/9 φ2 प्लस ये क्या आ जाएगा, ये 2/9 φ3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर लेना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/3 प्लस 4/9 प्लस 2/9, ये क्या आ गया 3 प्लस 4 प्लस 2/9, 9/9, ये क्या हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर नॉर्मलाइज्ड है तो सबसे पहले ये बी इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो अब देखो बी का सॉल्यूशन करना है, इसमें क्या करना है हमें, फाई वन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो वो करते हैं हम, ये जो स्टेट थी साई, इसके साथ क्या कर देंगे, फाई वन मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए के लिए क्या चाहिए हमें, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या होता है, ये भी होता है साई साई, लेकिन अभी अभी हमने देखा है कि जो साई साई है इसकी वैल्यू क्या है, वन, साई डॉट साई की, तो इसका कोई काम नहीं है, अगर नॉर्मलाइज्ड है तो छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोफिशियंट है 1/√3, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट है। अब आपको बार बार नहीं निकालनी, अगर कोई भी चीज़ नॉर्मलाइज्ड है तो आपको स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, देखो इसका कोफिशियंट क्या है 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये मान लो A2 था तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है A2 स्क्वायर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/9। इसी तरह मान लो थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये क्या है √2/3, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके नोट कर लो आप। अब देखो, अब इसने क्या दिया हुआ है, अब इसने एक साई स्टेट दी है कोई भी जो है फाई वन प्लस फाई टू, तो इसने कहा है फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और इसने इसके साथ दिया हुआ है कि जो फाई वन फाई टू की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई वन इक्वल टू फाई टू है, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी देता तो यही मान के चलते। तो देखो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉर्मलाइज्ड तो है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले कि इसके साथ एक n मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये क्या आ गया फाई वन प्लस ये क्या आ गया फाई टू, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया n स्क्वायर, ये क्या होता है 1 प्लस ये भी क्या होता है 1, शुड बी इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, तो ये क्या आ गया हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को अगर इसी स्टेट में वापस लिखना हो तो ये स्टेट कैसे लिखेंगे हम, तो ये स्टेट लिखेंगे हम 1/√2, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा फाई वन प्लस 1/√2 फाई टू, ठीक है, ये n की वैल्यू बस यहाँ पर लिख दी। अब हमने क्या कर दिया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब इसी में अगर मैं पूछ लूँ कि जो फाई वन की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है और फाई टू की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इसका स्क्वायर फाई वन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, P1 की वैल्यू 1/2, और इसका स्क्वायर फाई टू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो P2 की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था कि इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो हमने कॉमन n ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसे ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस पेन चलाओ, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएंगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। अब एक एग्जांपल देखो, इसने कहा है कि हमारे पास एक स्टेट है साई, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/4 फाई वन प्लस A52, ठीक है, ये लास्ट तरीका है जिसके आंसर आते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इसने कहा है फाइंड ए फाइंड करना है हमें। अब हमें पता है कि कोई भी स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो ए फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, साई शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब देखो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या है 1/16 प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या है ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 माइनस 1/16, तो ये कुछ आ जाएगा 15/16, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए √15/4, ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है, आसान था।
तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 तरह के मैंने दिए, इससे ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए तो मतलब इस स्टेट्स की इससे ज़्यादा कुछ खास बनता नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो अब समझते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है एक स्टेट पर, और उस स्टेट को क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है इन अनदर केट वेक्टर इन सेम हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, अब हमारे पास कोई स्टेट मान लो साई1 थी, इस पर कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन हमने ऑपरेट करवाया। ठीक है, अब जब ये मैथमेटिकल फंक्शन साई1 पर ऑपरेट किया तो इसने क्या कर दिया, इसने साई1 को साई2 में चेंज कर दिया। अब जो साई2 होएगा वो एक और स्टेट बन जाएगी हिल्बर्ट स्पेस की। ठीक है, स्पेस वही रहेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, और उसके साथ उसने मान लो कुछ कांस्टेंट छोड़ दिया। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे e⁻x था। ठीक है, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, e⁻x मान लो एक स्टेट थी d/dx, e⁻2x मान लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेटर, और ये क्या हो गई स्टेट। अब जब ये इस पर ऑपरेट करेगा तो ये क्या बचेगा, ये 2e⁻2x। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया, ये कोई कांस्टेंट यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर e⁻2x था, इसलिए इसकी स्टेट क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। ठीक है, और कोई होता तो स्टेट चेंज हो जाती। अब स्टेट चेंज होने वाला मान लो जैसे x³ था। ठीक है, इस पर आपने क्या किया, d/dx ऑपरेट करवाया, ये क्या बन गया, ये बन गया 3x²। तो पहले स्टेट क्या थी, x³, अब स्टेट क्या रहेगी, x²। ठीक है, और उसके साथ एक कांस्टेंट मिल गया हमें 3। तो इस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। ये सिंपल ऑपरेशन था, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन समझाने के लिए बताया ये बस। इसी तरह से देखो, अब बात आती है, ठीक है ऑपरेटर मैथमेटिकल फंक्शन ऑपरेट कर देता है, लेकिन इसका काम क्या होता है। तो हमें क्या है कि कोई भी क्वांटम सिस्टम है उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, किसी भी तरह की, पोजीशन की, मोमेंटम की, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक अलग ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर भी पूरा टॉपिक आएगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर है, उसमें हम बहुत सारे तरीके के ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो हमें वो क्वांटिटी का लिए जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर तरीके का ऑपरेटर लेते हैं। ठीक है, और उसको स्टेट पर एक्ट करवा देते हैं, तो वहाँ से क्या मिल जाती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये कैसे करते हैं, ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो अब देखो, अब एक क्वांटम सिस्टम के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादातर यूजलेस होती है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है, वो ऑब्वियसली हमारे काम की वो इन्फॉर्मेशन होएगी जिसको हम रियल दुनिया में डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी कोई सिस्टम है, उसका मान लो एनर्जी कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है, पोजीशन क्या है उसकी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ये हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और ये रियल लाइफ में चीज़ों को अफेक्ट भी करती है, उसका मोमेंटम, एनर्जी। ठीक है, तो हमें बेसिकली रियल लाइफ वाली चीज़ें चाहिए होती है। तो बात क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जैसे कि हमारे पास हो गया पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एटसेट्रा, इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो स्पेशल तरीके का ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये हर्मिशियन ऑपरेटर जब हम एक्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन किसकी मिलती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और वो किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है हमें आइगन वैल्यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, देखो, तो मान लो हमारे पास ए नहीं, यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ। हर्मिशियन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मान लो एच ये ऑपरेटर है। ठीक है, अब हमने कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर हो सकता है, उसको हमने स्टेट पर एक्ट करवाया। अब हर्मिशियन ऑपरेटर की खास बात क्या होती है कि जब वो स्टेट पर एक्ट करेगा तो वो स्टेट चेंज नहीं होएगी। ऊपर जब हमने जनरल ऑपरेटर करवाया था, हमने देखा था स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, ये कैट वेक्टर पर करवाया तो एक कैट वेक्टर में सी हमें मिल गया और स्टेट चेंज होगी। ब्रा वेक्टर पर करवाया तो हमें सी डैगर और सी स्टार मिल गया, और यहाँ पर भी स्टेट चेंज होगी। लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर की खास बात यही होती है कि वो जब एक्ट करता है तो कभी भी स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, और स्टेट चेंज नहीं होगी, और साथ में एक कांस्टेंट मिल जाएगा, हमें कोई भी कोफिशिएंट क्वांटिटी मिल जाएगी। अब जो ये कांस्टेंट हमें मिला, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये जो साई था इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर, और ये एच था इसको हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। तो यही बाकी नॉर्मल ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर में फ़र्क होता है कि वहाँ पर स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है इन फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू। मतलब ये जो सी मिली है ना, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए थी। हो सकता है ये हमें मोमेंटम ऑपरेटर होता तो मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन दे देता, ये सी मोमेंटम होता आपका। अगर एनर्जी ऑपरेटर है तो ये सी क्या है, एनर्जी। पोजीशन ऑपरेटर है तो सी क्या है, यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है,
तो इस चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब देखो कि यहाँ पर ये मीनिंग क्या है, आइगन वेक्टर के मीनिंग क्या होता है। फिजिकली हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो आइगन वेक्टर होता है, जो हमारी स्टेट भी होती है, वो बेसिकली अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम रियल लाइफ में मान लें तो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो मान लो एक्स की एक डायमेंशन, वाई की एक डायमेंशन, जेड की एक डायमेंशन, अगर मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये एक्स वाई जेड क्या हो गए, ये 3 डायमेंशंस होगी जिसको हमने एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, रो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो यही बेसिकली आइगन वेक्टर होता है। ये क्या करता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है डायमेंशंस की। अब आइगन वैल्यू क्या चीज़ होती है, अब आइगन वैल्यू होती है कि उस, जैसे x की एक अलग आइगन वैल्यू आएगी, y की अलग आएगी, z की अलग आएगी, तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन में जो जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करना चाहते हैं उसका स्ट्रेच कितना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेने के लिए एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे 4x प्लस 3y, 4x प्लस, ठीक है, 3y भी ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 का। अब उस 5 मैग्नीट्यूड में से जो x के पास ये 4, ये प्रोजेक्शन होएगी, और y में कितनी प्रोजेक्शन होएगी उसकी, 3, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक तरह से ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारी, मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है पोजीशन, ये मान लो कोई पोजीशन की फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो x डायरेक्शन में है उसमें हमारे वेक्टर की स्ट्रेच 4 है, और जो y डायरेक्शन है उसमें हमारे वेक्टर की स्ट्रेच क्या है, 3, ठीक है। तो अब ये सेम टू सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे क्वांटम सिस्टम में। तो क्वांटम सिस्टम में जो आइगन वेक्टर है वो तो रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशन, डायमेंशन जैसे एक्स वाई जेड हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी अलग डायमेंशन होती है। और जो स्ट्रेच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब अगर पोजीशन की बात कर रहे हो तो इतनी पोजीशन का स्ट्रेच है, मोमेंटम की बात कर रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में इतना मोमेंटम, वाई में इतना मोमेंटम, जेड में इतना मोमेंटम, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 मोमेंटम आ जाएंगे। इसी तरह अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में इतनी एनर्जी है, वाई में इतनी एनर्जी है, और जेड में इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये बेसिक जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, फिजिकल मीनिंग होता है हमारे आइगन वैल्यूज़ का और आइगन वेक्टर्स का। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है मेजरमेंट इन क्वांटम सिस्टम। इस चीज़ को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक बार समझ आ गया उसके बाद आधा क्वांटम मैकेनिक्स का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो जब हम क्वांटम सिस्टम में मेजरमेंट्स करते हैं तो वो कैसे होती है, उसका आप टेक्निकली समझो आप इन चीज़ों को। अब मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम का क्वांटम सिस्टम है, तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन एटम का क्वांटम सिस्टम। इसमें हमारे पास स्टेट है psi1 psi2 psi3 psi4 psi n, ऐसे स्टेट्स है। इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर तो है, इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने साई में। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मेजर करने जाते हैं। हो सकता है हम पोजीशन मेजर कर रहे हो सकता है मोमेंटम मेजर कर रहे हो, एनर्जी मेजर कर रहे हो, कुछ भी। तो जब हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द मेजरमेंट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की स्टेट पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो मान लो कि जब हमने इसको मेजर किया, ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन हमें मिला psi3 में। पहले कहाँ था हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। और आपको ये भी पता है अगर आप उसको मेजर करने जाओगे तो उसकी स्टेट पर फर्क पड़ेगा, जंप करके कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो जब हमने मेजर किया तो मान लो वो आ गया psi3 में, ठीक है। अब मेजर करते कैसे हैं, मान लो आपने कोई हर्मिशियन ऑपरेटर लगाया, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, ये ए, वो आपने किस पर लगाया, साई पर, उसने आपको रिजल्ट दे दिया मान लो कुछ C3 psi3। सी क्या है यहाँ पर, आइगन वैल्यू, ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, आइगन वैल्यू, ठीक है। हो सकता है वो एनर्जी की हो, मोमेंटम की हो, वो चीज़ ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। तो अब देखो कि अब C3 स्टेट में थर्ड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब अगर हमें थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड स्टेट वो क्या होएगी, वो होएगी हमारे पास कुछ psi3 psi, ये कर देंगे, ये हमें क्या दे देता है, A3 तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया तो ये आ गई हमारे पास थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी। तो उसकी वैल्यू क्या है, A3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, सी आइगन वैल्यू। ए और सी में कभी कंफ्यूज मत होना,
ए जो है वो कोफिशिएंट्स है स्टेट्स के, वो क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी। और जब हम ऑपरेटर एक्ट करवाते हैं और ऑपरेटर के बाद जो हमें कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं वो होती है आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू मतलब उन डायमेंशंस में स्ट्रेच कितना है, एनर्जी का, मोमेंटम का, पोजीशन का, जो भी है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट। पहली बार जब हम मेजर करने जाते हैं तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लेकिन हम जब पहली बार मेजरमेंट कर लेते हैं तो हमें क्या, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, हमें पता लग जाता है वो कौन सी स्टेट में जाएगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड मेजरमेंट की। सेकंड मेजरमेंट की, तो सेकंड मेजरमेंट में खास बात क्या होती है कि इस बार हम फिर से वही ए सेम ऑपरेटर लगा रहे हैं। अब हमें पता है कि जब भी हम उस सिस्टम को मेजर करने जाएंगे तो वो सिस्टम कहाँ चला जाएगा, थर्ड स्टेट में। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा थर्ड स्टेट पर ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमें दे दिया, ये कुछ C3 Psi3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ऐसे करके हमने ऑपरेटर एक्ट करवा दिया। लेकिन अब खास बात देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर खास बात ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब हमें पता है कि हमने पर्टिकुलरली थर्ड स्टेट पर ही एक्ट करवाया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, ये होएगी Psi3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1। इस बार हम पूरे क्वांटम सिस्टम साई पर नहीं ऑपरेट करवा रहे, हमें पता है थर्ड स्टेट में मिलेगा तो थर्ड स्टेट में ही एक्ट करवा रहे हैं। और थर्ड स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि 100% यही मिलेगा, हमें फर्स्ट मेजरमेंट से पता लग गया। तो यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम समझे कि जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो होती है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब नहीं पता कि क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, वो सॉरी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा, कुछ नहीं पता। तो जिस स्टेट में मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। उसके बाद आती है सेकंड मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट में हमें फर्स्ट मेजरमेंट से पता लग चुका होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर इस स्टेट में मिलेगा। तो हम जब सेकंड स्टेट मेजरमेंट करते हैं तो हम पूरे क्वांटम सिस्टम पर वो मेजरमेंट नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही मेजरमेंट करते हैं। तो ये होती है बिल्कुल सर्टेन। सर्टेन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट और सेकंड मेजरमेंट का। तो सेकंड मेजरमेंट में हमेशा ही हमारा जो मेजरमेंट होती है वो सर्टेन होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप नोट कर लो, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो हमारे पास अभी 2 एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है। 2 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक क्वांटम स्टेट दी हुई है, क्वांटम सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, अब वो क्वांटम सिस्टम क्या है, 1/3 Psi1, 1/√3 Psi2 और -√5/3 Psi3। ठीक है, अब इसने पूछा है कि इसने बोला है कि E1 E2 E3 ये क्या है, इन तीनों स्टेट्स की एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी दे दी। अब इसने कहा कि हमने मेजरमेंट किया। जब हमने पहली बार T1 टाइम पर पहला मेजरमेंट किया तो हमें पता लगा कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो E2 आ रही है। ठीक है, फिर जब हमने T2 टाइम उसके थोड़ी देर बाद मेजरमेंट किया तो हमने किसका मेजरमेंट किया, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मेजरमेंट किया। क्या आया हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद T3 पर हमने फिर से एनर्जी मेजर की। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब T3 पर हमने एनर्जी मेजरमेंट की तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E2 की कितनी है और E3 की कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अगर आया तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार अपने मन में आंसर सोचो और फिर मैच करना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हमने T1 में मेजरमेंट करी, ठीक है, तो एनर्जी E2 मिली। एनर्जी E2 मिलने का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है वो सेकंड स्टेट में था। ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट हमारा पार्टिकल किस में था, सेकंड स्टेट में था, बात खत्म। अब T2 में हमने क्या किया हमें कोई मतलब नहीं है, T3 में हमने फिर से मेजरमेंट करनी चाहिए एनर्जी। ठीक है, अब जब हम एनर्जी मेजर करेंगे तो हमें फर्स्ट मेजरमेंट में ये देख लिया था कि जब हम मेजर करने जाते हैं तो पार्टिकल किस में चला जाता है, E2 में चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब है उसके बाद भी मेजरमेंट करेंगे तो पार्टिकल E2 में ही जाएगा। और सेकंड मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो आएगी 1, क्योंकि अब हमें 100% पता है कि मेजरमेंट के टाइम वो E2 में ही जाएगा। और बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अभी अभी जो हमने जो फर्स्ट मेजरमेंट सेकंड मेजरमेंट का कंसेप्ट किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करके आते हैं, सेम क्वेश्चन नेट गेट में भी आते हैं, वहाँ पर भी लोग गलती करके आते हैं यही वाली, कि वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज इस तरह दिया होता है कि फर्स्ट मेजरमेंट सेकंड मेजरमेंट वाली चीज़ दिमाग में नहीं आती, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं। इसको आप आराम से नोट कर लो, समझ लो अगर कोई दिक्कत हो तो देखो सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एक स्टेट दिया है हमें, ये अप स्पिन है और ये डाउन स्पिन। ठीक है, दो तरह की स्टेट्स दी है, 1/2 कॉफिशियंट है अप स्पिन का और √3/2 कॉफिशियंट है डाउन स्पिन का। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन कहा है, रुको ऊपर कर देता हूँ ना मैं, हाँ, तो उसने पहला क्वेश्चन कहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अप स्पिन एंड डाउन स्पिन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप स्पिन कितनी होएगी, इसका स्क्वायर, वो क्या होता है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन स्पिन कितनी होएगी, इसका स्क्वायर, वो क्या होता है 3/4। वैसे एक्चुअली हमने सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 1/4 + 3/4 1 है, तो मतलब नॉर्मलाइज्ड था ये। ठीक है, यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये सिर्फ ये पूछा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, तो नॉर्मलाइजेशन हो ना हो हमें पता है प्रोबेबिलिटी 1 ही आनी थी, क्योंकि वो E2 में ही जाएगा 100%। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसने हमने पहले पर्टिकुलरली पूछ लिया ना कि स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बता दो, इसलिए हमने अलग से बताई, तो ये पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है कि हमने पहली बार मेजरमेंट किया तो हमें पता लगा कि पार्टिकल अप स्पिन स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा कि हमने थोड़ी देर बाद और मेजरमेंट करी। ठीक है, तो जब हमने सेकंड थोड़ी देर बाद और मेजरमेंट करी तो इसने फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन डाउन स्पिन स्टेट। ठीक है, इस बार आप होपफुल इसका आंसर कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ये किसका क्वेश्चन है, सेकंड मेजरमेंट का। तो हमें पता है कि पहली बार अप स्पिन मिल गया तो सेकंड मेजरमेंट करने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन स्पिन हो जाएगी 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अप स्पिन हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती मत करना, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक लिखते हैं आज का, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अब हम करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो थोड़े टाइम पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी, वो कुछ दिखने में ऐसी लगती थी, -h²/2m ∇² + v = E। ठीक है, यहाँ पर शाये लगा होता था तो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को, और ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये H, ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन, हर्मिशियन नहीं। पहले जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बने थे वो हर्मिशियन था, वो अलग चीज़ होती है। ये H है हैमिल्टोनियन, ये क्या है, हैमिल्टोनियन। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन होता क्या है, ये होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, हैमिल्टोनियन का मतलब हो गया टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम से रिलेटेड होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, -h²/2m ∇² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, v। ठीक है, तो जो ये इतना बड़ा ऑपरेटर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, H∗ = हमारे पास क्या आ गया, ये E∗। ठीक है, अब E भी एनर्जी है, H भी एनर्जी है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बहुत रेयर केसेस होती है जिनमें डिफरेंस होता है, लेकिन वो हमेरी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है H = E है। ठीक है, तो ये जो H∗ = E∗, ये क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। यही श्रोडिंगर इक्वेशन है ऑपरेटर फॉर्म में। जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी उसको हमने ऑपरेटर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट करके लिख लिया H∗ = E∗। अब हमें पता है H जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, वापस यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा अगर ढंग से ऑपरेटर फॉर्म में लिखना हो तो ये H∗
इज इक्वल टू ई शायद इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली हमने एनर्जी को एनर्जी में ही इक्वेट किया है। यहाँ ये हमें यही कह रहा है कि H इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन ज्वाइन कर प्ले लिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, उसमें आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे वीडियोज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।